ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਟੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ गए हो। अच्छा जी, कल एक सवाल था, क्या नाम था उसका? इंटरनेशनल एसोसिएट लिमिटेड। ये सवाल हम करने शुरू करने लगे थे, सही है। तो बच्चों, आपको जो सवाल आना है ना, वो आना इसी तरह का है। मतलब सवाल डाटा दिया जाएगा आपको और आपसे कहा जाएगा कि नोट बनाए। नोट की प्रैक्टिस करनी है आपने इंटेंजिबल एसेट। क्लास लगी है। 2024 में भी नोट आया, 2023 में भी नोट आया। तो आपको 18 से 20 नंबर का सवाल आना है और आना नोट वाला ही है। अब जरा मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी शक्ल और सूरत। ये देखो, स्प्रिंग 2024 का सवाल निकाल के पहले देख लेते हैं। देखें क्या मांगा जिसने। नोट की प्रैक्टिस करनी है आपने। स्प्रिंग 24 में आया था। फिर अगला सवाल स्प्रिंग 23 में आया था। किधर गया? हीरो लिमिटेड। ये देखें, कितने नंबर का सवाल आया? 19 नंबर का। क्या मांगा है? नोट। और ये क्या बला है? तो FAR 2 में वो FAR 1 भी मांग रहा है। करेक्शन ऑफ एरर आपने कहाँ पढ़ा है वाला? आइए सेठ याद करो। तो ऐसा नहीं कि FAR 1 जो तुम पढ़े आप भूल जाओ। वो कहता मैं FAR 2 के अंदर FAR 1 का टॉपिक भी पूछ सकता हूँ। तो याद है ना, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टिमेट एंड एरर। तो एरर का नोट भी उसने मांगा साथ। कितने नंबर का सवाल है? 19 नंबर का सवाल। कौन सी टाइम है? फिरौन के जमाने की। क्या वो तेल नजर नहीं आ रहा? आटम 23। डर फिर तेरी अखा ते पहले। और समझ आ गई बात है। फिर आटम 22, स्प्रिंग 22, आटम 21, स्प्रिंग 21, आटम 20। लगातार सवाल आ रहे हैं नई स्कीम में। तो बच्चों, ये इसका नोट जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इसके नोट की कर लें। अच्छा जी बच्चों, अब अगला पॉइंट ये है कि इन जिस तरह से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की क्लासेस होती थी ना, उसी तरह से इनटेंजिबल एसेट की भी क्लासेस होती है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? और बोलो तो सही।
ये देखें क्लासेस ऑफ एसेट्स। तो नोट बनाते वक्त आपने क्लासेस के अलग से कॉलम बनाने हैं। मतलब ब्रांड का अलग से कॉलम बनेगा, मास्ट हेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल अगर आ जाए तो अलग से कॉलम, सॉफ्टवेयर का अलग कॉलम, लाइसेंस का अलग कॉलम, कॉपीराइट्स का, पैटेंट्स का, और अदर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स, सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग राइट्स, इसका एक ही कॉलम बनेगा। रेसिपी, फार्मूला, मॉडल, डिजाइन, प्रोटोटाइप का एक ही कॉलम, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इनका अलग कॉलम। याद है IS 16 में भी हमने देखा था कि मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस ऑफ एसेट होते थे। अगर बिल्डिंग को रीवैल्यू करें तो तमाम बिल्डिंग को रीवैल्यू करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्लांट को भी रीवैल्यू करें। प्लांट अलग क्लास है और बिल्डिंग अलग क्लास है। वही पॉइंट यहाँ पे है। अगर ब्रांड के ऊपर रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो हो रहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर के ऊपर भी रीवैल्यूएशन मॉडल हो सकता है सॉफ्टवेयर कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं। समझ आ रही बात? तो इस तरह से अगर एक ब्रांड उस पर रीवैल्यूएशन मॉडल है, तो फिर तमाम ब्रांड के ऊपर क्या होगा, रीवैल्यूएशन मॉडल होगा। लेकिन सॉफ्टवेयर पर जरूरी नहीं है रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो हो, वो कॉस्ट मॉडल पे भी चल सकता है। तो ये जितने कैटेगरीज बनाई हैं, ये कैटेगरीज आपने अपने दिमाग में रखनी है नोट बनाते वक्त, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर को पकड़ के ब्रांड के कॉलम में आपने नहीं लिख देना। समझ आ रही है? वो बोला तो सही। और वो डेवलपमेंट इंटेंजिबल एसेट जो अभी डेवलप हो रहा है, उसकी अलग कैटेगरी बनेगी। वो ऐसे ही जैसे IS 16 में आपने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पढ़ा था, याद? और जब वो मुकम्मल हो जाता था तो उसको उठा के IS 16 में डाल देते थे, बिल्डिंग में या क्या कहते हैं प्रॉपर्टी में, किसी में डाल देते थे। जब तक वो मुकम्मल नहीं होता था उसकी कैटेगरी अलग होती। तो वही बात यहाँ पे है, ये अंडर डेवलपमेंट है, तो जब ये चीज बनी नहीं है तो इसकी अलग कैटेगरी होगी। जब बन जाएगी तो उसको यहाँ से खत्म करके उसकी रेलेवेंट कैटेगरी में डाल देंगे। हजम शुद्ध। अच्छा जी, अब बचे सवाल देखते हैं जी। इंटरनेशनल एसोसिएट लिमिटेड, इनटेंजिबल एसेट एज एट 30 जून 2015 वर एज फॉलो। तीन कैटेगरीज बनाई है उसने, ब्रांड, सॉफ्टवेयर और लाइसेंस। इन तीनों की अलग अलग कैटेगरी बनेगी, या तीनों इकट्ठे एक ही कैटेगरी में डाले जा सकते हैं? अलग अलग कैटेगरी बनेगी। यहाँ तक की बात में लगी। अच्छा, यूजफुल लाइफ बताइए जी, ब्रांड की कितनी है? 10। सॉफ्टवेयर की और लाइसेंस की? तो किस पे मोनेटाइजेशन हो रही होगी, किस पे नहीं हो रही होगी? ब्रांड और सॉफ्टवेयर पे हो रही होगी, लेकिन लाइसेंस पे क्यों नहीं हो रही होगी? उसकी यूजफुल लाइफ का हमें पता नहीं है। ठीक हो गया, अगला पॉइंट। लेकिन ब्रांड तो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। वो जरा याद करो, पांच, पांच थे कि छह थे? छह ऐसे एसेट है जिसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये पांच हैं। कौन कौन से थे? ब्रांड, गुडविल, मास हेड, कस्टमर लिस्ट, पब्लिशिंग टाइटल्स। ठीक है जी। इनको हम कभी रिकॉर्ड, फिर ये क्यों रिकॉर्ड हुआ पड़ा है? ये वो ब्रांड नहीं होगा जो हमने खुद बनाया है, ये वो ब्रांड होगा जो हमने बाय किया होगा। समझ आ गई? तभी ये नजर आ रहा है, अदरवाइज ये नजर ना आता। कितने की कॉस्ट है जी? क्योंकि अगर खुद ब्रांड बनाया होता तो कॉस्ट तो आपको पता ही ना होती। तो जब कॉस्ट आपको पता ही ना होती तो आप रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। समझ आ गई बात? तो कॉस्ट कितनी है बच्चों? 200। कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है अभी तक? 40। इसकी कॉस्ट 80, डेप्रिसिएशन 48, इसकी 15। और ये क्यों नहीं है? लाइफ का पता ही नहीं है तो मोनेटाइजेशन कैसे चार्ज होनी थी? समझ आ गई बात? डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ए प्रोजेक्ट टू इंप्रूव IEL's एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस आर एज अंडर। अब ये एक और चीज आ रही है। क्या ये बच्चों नीचे जो बात होने जा रही है, ये ब्रांड है, सॉफ्टवेयर है, कि लाइसेंस है? पढ़ लो, इस लाइन को 2 दफा पढ़ो। और ये कुछ खर्चे हुए हैं, ये खर्चे ब्रांड पे हुए हैं, सॉफ्टवेयर पे हुए हैं, कि लाइसेंस पे हुए? तो फिर तो ये 16 में जाना चाहिए। हैं?
ये क्या है, ये जो खर्चे हैं ये IS 16 में नहीं चाहिए, जाने चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस की बात हो रही है, तो वो प्लांट की बात हो रही होगी, प्लांट तो IS 16 में पड़ा होगा है। हाँ, तो ये तो मेरा ख्याल है सॉफ्टवेयर में जाना चाहिए मेरा ख्याल। अब बोलो तो सही है। मैंने तो पता नहीं, मैं तो पेपर दे बैठा, दोबारा थोड़ी देना, तो मैं क्यों टेंशन हुई क्या है क्या नहीं। हाँ भाई, 45 और 20 टोटल खर्चा कितना हो गया? 65, तो 65 मिलियन सॉफ्टवेयर में डाल दें, ब्रांड में डाल दें, लाइसेंस में डाल दें, तो फिर ये क्या है? प्रोडक्शन है तो फिर IS 16 में चला गया, है ना? IS 16 ये वही है, अंडर डेवलपमेंट, जो भी हमने पढ़ा है एसेट। कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा? इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। वैसे वो प्रोसेस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? तो ये बच्चों इस कैटेगरी में फॉल करेगा, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, क्योंकि अभी ये डेवलप नहीं हुआ। यहाँ तक की बात सुन ली। अच्छा जी। अब बच्चों कहता है जून तक कितना खर्चा आ चुका था? ये जून 2015 पिछला साल है कि अगला साल है? अब बोलो तो सही, कैसे पता लगा? 30 जून 2015 में पिछला साल खत्म हो रहा है, तो ये 20 महीने का खर्चा कब आ चुका है? पिछले साल में। जुलाई से लेकर मार्च 16 तक कितना खर्चा आ चुका है? 45। आगे, अच्छा, आगे चलते हैं बच्चों। एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द अबव पीरियड, मतलब हर महीने में सेम खर्चा हुआ है, ऐसे नहीं कि जनवरी में छुट्टी थी तो फरवरी में डबल खर्चा हुआ। 29 सितंबर 2015 इट वॉज इस्टेब्लिश दैट द प्रोजेक्ट इज कमर्शियली वायबल, द न्यू प्रोसेस बिकम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, and it is anticipated that it will generate cost saving of 10 million per annum for a period of 10 years। हाँ जी, तो मुझे बताओ कि आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट जो कि बैलेंस शीट में जानी चाहिए कितनी है? कल इसके ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा जलील किया था, मजीद आज। चलो शाबाश। कल की तरह सोच के सोच के सोच। ओ, बड़ी देर बाद समझ आई है कि क्या चीज खराब हो सकती है, तबीयत। हाँ भाई, पहले तो मुझे ये बताएं कि खर्चा 45 मिलियन का, इसको किस पे डिवाइड करेंगे? क्यों? हाँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6 से क्यों? हाँ जी, वो 6 क्राइटेरिया इस तारीख से मीट होंगे। कमर्शियली वायबल का मतलब ये कि उस दिन आपको पता लगा कि टेक्निकली हम इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। मतलब अगर कमर्शियली वायबल नहीं तो इसका मतलब बंद कर देंगे, हम कहेंगे मारो गोली, ये तो फायदा ही कोई नहीं। समझ लगी बात की? तो मतलब किस तारीख को क्राइटेरिया मीट हुआ? 30 सितंबर को। तो कब तक चला? हाँ जी, मार्च तक चला, तो कितने महीने बनते हैं? 6 महीने के 5, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 महीने बनते हैं। 5 कितने क्या? मैं तो पूछा थी, मैंने कब कहा था 5 महीने? आपने कहा था, ये रिकॉर्ड है, इसमें आवाज आ जाएगी मुझे। हाँ जी, क्या आंसर आता है? तो 30 ऐसी वैल्यू है
जो बैलेंस शीट में जाएगी, और बाकी सब कुछ। ये 20 कहाँ गया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में गया होगा। और बाकी ये तो 30 तो बैलेंस शीट में चला गया, बाकी 15 कहाँ गया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में गया होगा। यहाँ तक की बात में लगी। अच्छा जी। अब वो कहता है कि इसके ऊपर जितना जितनी वैल्यू बैलेंस शीट में गई, कितनी गई है? 30। तो इस 30 का फ्यूचर में फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा। कितना? 30 मिलियन का एसेट है, 10 मिलियन का फायदा होगा बस। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि इसकी लाइफ कितनी है। फिर अमोर्टाइज भी होगा, ऐसी अमोर्टाइज होगा। ओके जी। इस 30 के ऊपर कितनी अमोर्टाइजेशन आएगी? 30 को किस पे डिवाइड करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ जी। हाँ भाई, किस पे डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लाई 3। क्या आंसर आएगा? ये क्या है जी? डेप्रिसिएशन, ऐसी है। पॉइंट नंबर 2 सबको समझ आ गया बच्चों? अच्छा जी। पॉइंट नंबर 3। ऑन 1 अगस्त 2015 IEL entered into an agreement to acquire an ERP सॉफ्टवेयर। क्या सॉफ्टवेयर का ऑलरेडी कोई कॉलम बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो ये सॉफ्टवेयर बच्चों इसी में जाके ऐड हो जाएगा। इसका कोई पांचवा कॉलम नहीं बनेगा। अच्छा ना? इसका कोई पांचवा कॉलम नहीं बनेगा। हाँ जी। तो बच्चों ये सॉफ्टवेयर उसी सॉफ्टवेयर के कॉलम में ऐड हो जाएगा, ऐसी है। अगला पॉइंट, विच वुड रिप्लेस इट्स एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, ये क्या कह रहा है? एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर फिर का उसका क्या करना होगा? हटा के, मतलब चौक के टेबल है जिन्हें चौक के साइड पे कर देंगे, डिलीट मार देंगे। तो किताबां की करना, तुम अकाउंटेंट हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो, खोते हो। पहले अपना रोल डिजाइन करो, पहले रोल तुम करना की थे जाके, कि CFO के कमरे च उठ के गए थे जाके, IT रूम च बैठ के डिलीट मारना शुरू करता। तुम अकाउंटेंट हो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं। तुम की करना, तुम यह दसो। हाँ जी। क्या करेंगे? ये सारा कुछ यहां से निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? हमने डिलीट नहीं करना, हमने डेबिट क्रेडिट करना है, खोते। हाँ, डिलीट कर देंगे। पूरी जिंदगी डेबिट क्रेडिट पढ़ते रहे, तो कंपनी जाके डिलीट करता। IT वालों ने क्या, तू तो फारा के भाईजान, क्योंकि तेरे सारे काम मैं करा है। द न्यू सॉफ्टवेयर बिकम ऑपरेशनल ऑन 1 अप्रैल 2016। IEL incurred following expenditure in respect of ERP सॉफ्टवेयर। अच्छा जी। परचेज प्राइस इंक्लूडिंग 15% सेल टैक्स, कितना खर्चा आया? 115। अब सवाल यह है कि सेल टैक्स को कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? टैक्स पढ़ चुके हैं आप? बताएं, अगर कोई सॉफ्टवेयर परचेज करें कंपनी के अंदर जो इस्तेमाल हो, उसके ऊपर पे किया जाने वाला सेल टैक्स रिफंडेबल होता है कि नॉन रिफंडेबल होता है? ये कहाँ पड़ा था? हैंस प्रूव्ड, जो रिजल्ट आ रहा है वो मुझे समझ आ रहा है। कब आ रहा है रिजल्ट? हाँ। हाँ बिल्कुल छुट्टी होगी, क्योंकि अफसोस जिस दिन होगा, शोक का समा होगा, कहाँ पड़ा जाएगा? मातम हो रहा होगा यहाँ पे कॉमन रूम में।
तो लिहाजा हम चाहते हैं कि भाई कॉमन रूम में सोफे ना कोई पाड़ दे, मातम घरों में ही होगा। है जी। ये सेल टैक्स रिफंडेबल है कि नहीं? टैक्स में कहाँ पड़ा था, क्या पड़ा था? हाँ। ठीक है जी। टैक्स का ट्रीटमेंट आपने याद करना है कि यार अगर सॉफ्टवेयर कोई परचेज करे, उसके ऊपर अगर आप सेल टैक्स पे करें, तो वो सेल टैक्स कल को टैक्स वाले आपको रिफंड कर देंगे, या आपके किसी और टैक्स में से माइनस कर देंगे। क्या ऐसा कोई ऐसी प्रोविजन आपने पढ़ी है? ठीक है जी। अगर तो आपने ये बात पढ़ी है ना कि नॉन रिफंडेबल है, ये क्या है? नॉन रिफंडेबल है, तो फिर ये 115 ही आपकी फाइनल कॉस्ट, ये बात हो जाएगी। मेरा ख्याल है प्लांट अगर बाय करे तो उसका सेल टैक्स रिफंडेबल होता है। सॉफ्टवेयर का सेल टैक्स जो आप पे करते हैं वो मेरा ख्याल रिफंडेबल नहीं होता। आपने फिर पेपर में अज्यूम नोट नीचे लिखना है कि इट इज अज्यूम दैट कि सेल टैक्स पेड ऑन सॉफ्टवेयर इज नॉन रिफंडेबल। ठीक हो गया जी। बराबर। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ आएगा? ये नहीं आएगा। ये कहाँ जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। क्यों? क्यों 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 क्यों? इसका एक ही फड्डा था, वो क्या था? इस पे कंट्रोल कोई नहीं है। क्योंकि इस पे कंट्रोल कोई नहीं है तो ये एसिड की डेफिनेशन में पूरा नहीं होता, तो लिहाजा ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कंसल्टेंसी चार्जेस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी, इसका क्या करेंगे बच्चों? ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। क्यों? क्योंकि इंप्लीमेंटेशन से क्या मुराद है? इंस्टॉलेशन। जैसे प्लांट की इंस्टॉलेशन प्लांट की कॉस्ट में जाती है, उस तरह से इसकी इंप्लीमेंटेशन भी इसकी कॉस्ट में ऐड होगी। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है जी। मतलब एक आपने एक टेक्निकल कंसल्टेंट बुलाया, उस कंसल्टेंट ने क्या किया? उस ईआरपी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आपको चला के दिखाया। तो उसको आपने कितने पैसे दिए? 5 मिलियन। काम है भी चंगा वैसे, सीए छोड़ो, 5 मिलियन मिल रहा है। और ये मिले भी 2016 से हूं तो बड़ा रेट होते चला गया होना। अच्छा जी। ईआरपी सॉफ्टवेयर हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 15 साल। अच्छा जी। तो ये जो निकाल रहे हैं एसेट सॉफ्टवेयर, इसकी लाइफ कितनी थी? 5 साल। तो वो तो निकल गया ना। अब उसकी जगह नया जो नया सॉफ्टवेयर आ रहा है उसकी लाइफ क्या है? तो नए सॉफ्टवेयर को जब अमोर्टाइज करेंगे तो कितने सालों पे करेंगे? 15 पे करेंगे। यहां तक की बात हो लगी। लेकिन आगे बढ़े। हाउएवर, आईएल एक्सपेक्ट्स टू यूज इट फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर। लेकिन कंपनी क्या सोच रही है कि हम 10 साल इस्तेमाल करेंगे, चाहे 15 साल चल भी सकता है, लेकिन हम 15 साल नहीं चलाएंगे। तो अब यूजफुल लाइफ क्या लेंगे? 10 साल लेंगे। द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैज बिकम रिडंडेंट। रिडंडेंट से क्या मुराद है? रिडंडेंट। रिडंडेंट 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 से मुराद है कि हमने उसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया, यूजलेस, एंड इज ऑफ नो यूज फॉर द कंपनी। आगे से लिखा भी हुआ कि अब हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो सादा अल्फाज में हमने क्या करना है? उसको डिस्पोजल में डाल देना। नहीं समझ रही? वो ये कहना चाह रहा है कि हम उसको इस्तेमाल नहीं करें। किस तारीख से इस्तेमाल नहीं कर रहे? 1 अप्रैल 16 से इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसका मतलब है उसकी डेप्रिसिएशन किस दिन रुक जाएगी? 1 अप्रैल तक उसकी डेप्रिसिएशन रुक जाएगी, उसके बाद उसकी डेप्रिसिएशन नहीं होगी, क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। समझ लगी बात है? पॉइंट नंबर 4। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2016, आईईएल स्पेंड 10 मिलियन ऑन डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू ब्रांड। यूजफुल लाइफ ऑफ द ब्रांड इज एस्टिमेटेड एज 10 ईयर्स। हाँ जी, इसका क्या करना है? इसको ब्रांड की कॉलम में ऐड कर देंगे। बोलो 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 बोलो। आवाज नहीं आई। दर फटे मत तो सारे ते खोते हो। ये इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है। पढ़ लो जरा गौर से। इंटरनली। ये हमने बाय किया है, कैसे पता चला? ये क्या लिखा हुआ है? डेवलपमेंट का मतलब है बाय किया। हाँ।
तो फिर ये क्या है? इंटरनली जनरेटेड। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड का क्या करते होते हैं? कुछ भी नहीं करते। यही तो पढ़ा हमने। नहीं समझ आ रही बात? यही तो पढ़ा है कि अगर आपने खुद ब्रांड बनाया तो उसकी कोई औकात नहीं। तो ये ब्रांड क्यों आ रहा होगा फिर? ये परचेज किया तभी तो आ रहा होगा। यही बात याद रखनी है। यही बात जानबूझ के हाइकर ने बात इसलिए डाली है कि वो लेजेंड जरा साइड पे हो जाए, जो ब्रांड इस ब्रांड को जमा करेंगे एसेट्स में। तो लेजेंड्स फील हो रहा है कुछ कुछ। पॉइंट नंबर 5। तो इसको बच्चों 10 मिनट को कहाँ लेके जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है। इसका हमारे ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है। अब अगला पॉइंट, द लेसन्स अपीयरिंग इन द आईएल्स बुक वर इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। ये लिखा हुआ ना ऊपर लेसन्स के बारे में, क्या लिखा हुआ? इनडेफिनिट पीरियड। तो जब गवर्नमेंट ने इशू किया था, हमने उससे पूछा था कितने साल तक है, उन्होंने कहा बस तुम जाओ यशी करो, अपना समझो पूरी जिंदगी। गवर्नमेंट आनी जानी चीज है, लाइसेंस पक्का पक्का थोड़ा। ठीक हो गया जी। हाउएवर, ऑन 1 जनवरी 16 नया पाकिस्तान बिगेम इनटू एग्जिस्टेंस एंड एज लेजिस्लेशन अंडर विच द एग्जिस्टिंग लाइसेंस वुड हैव टू बी रीन्यूड आफ्टर। उन्होंने कहा ना जी ना, पिछली गवर्नमेंट सी ओदा किस्सा ओदे नाल खत्म, अब हम आए हैं। तो जो लाइसेंस आपको मिला उसकी लाइफ क्या है? 10 साल बस। 10 साल बाद आपको रीन्यू कराना पड़ेगा। पैसे दोगे रीन्यू कर देंगे, नहीं दोगे तो बंद। समझ आ गई? तो पहले हमने कोई अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि गवर्नमेंट ने बताया नहीं था कितने साल के लिए। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? 10 साल। तो अब क्या करना पड़ेगा? अमोर्टाइज करना पड़ेगा इसके लिए। हजम शुद्ध। तो नोट इतना आसान नहीं है, 20 नंबर का। समझ आ रही कि ये 16 नंबर का आया था। IEL uses cost model to value its intangible asset and amortize them on a straight line basis। चलो ये तो शुक्र है कि रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं। ठीक है जी बच्चों। तो दो तरीके सवाल को सोल्व करने के, एक तो ये कि सीधा सीधा नोट बना लें। दूसरी के पहले आप सबके अकाउंट्स बना लें, टी अकाउंट, एसेट का कॉस्ट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओपनिंग एडिशन डिस्पोजल क्लोजिंग निकाल के फिर उसके बाद नोट बना लें। जैसे आपको लगता है वैसे कर लें। आपके पास ओपनिंग बैलेंस तो है ना, क्या नहीं है? ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हैं आप? लिखें जरा, शाबाश। सबसे पहले बच्चों तरीका वही है जो पहले था। कंपनी का नाम, नोट ऑन इंटेंजिबल एसेट एज ऑन, जिस तरीके का नोट बनाना है। नोट किस तरीके को बनाना है बच्चों? 30 जून 2016। अच्छा, ब्रांड का ओपनिंग बैलेंस था कितना था? 200। सॉफ्टवेयर का 80। लाइसेंस का और डेवलपमेंट एसेट का कोई नहीं था। तो नहीं। अच्छा, अब एडिशन में, ब्रांड में कोई एडिशन नहीं करना। वो जो 10 मिलियन का एडिशन है वो यहाँ पे नहीं आना। क्यों? क्योंकि वो इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है, वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आई का भी इस तरह की हरकत जानबूझ के करेगा, ये चेक करने के लिए कि कितने बच्चों को पता है कि कौन कौन से एसेट रिकॉर्ड नहीं हो सकते। वो 5 एसेट जो हैं वो आई का पेपर से टेस्ट कर लेगा। हाँ, ठीक है जी। तो इस ब्रांड में कोई एडिशन नहीं आना। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की बच्चों आपने कैलकुलेशन की थी, यहाँ पे याद करो। 115 ये और 5 ये, याद है कुछ कुछ? तो कितना हो गया? 120 यहाँ पे लिखेंगे। लाइसेंस में कोई एडिशन कोई डिस्पोजल है? कोई नहीं है। डेवलपमेंट एसेट की वैल्यू भी आपने निकाली हुई है, निकाली हुई नहीं यहाँ पे? कितनी आई थी? 30। तो अभी लिख देंगे। हजम शुद्ध। अगला पॉइंट, डिस्पोजल कहाँ पे हुआ? ब्रांड में तो कोई नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर में हुआ। जितना ओपनिंग सॉफ्टवेयर का बैलेंस था सारा खत्म कर देंगे। 80 का पड़ा हुआ था, 80 निकाल देंगे। और कहीं पे भी डिस्पोजल नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा बच्चों।
कितना कितना निकल आएगा? 200, 120, 15 और 30। ऐसी है। अच्छा जी। अब आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन चाहिए, तो किस किस का अवेलेबल है? ब्रांड का अवेलेबल है और सॉफ्टवेयर का अवेलेबल है। तो बच्चों, ब्रांड का लिख लिया ओपनिंग बैलेंस कितना है? 40। सॉफ्टवेयर का लिख लिया ओपनिंग बैलेंस कितना है? 48। लाइसेंस का भी नहीं है और डेवलपमेंट एसेट का भी नहीं। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब आपने अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर कैलकुलेट करनी है। डाटा सारा आपके सामने है, जरा कैलकुलेट तो करें। मेन आर्ट अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करना है। कुछ हो गया? हाँ जी। बताएं नहीं जरा, ब्रांड की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी जी? 20 आएगी। क्लियर। सॉफ्टवेयर की डेप्रिसिएशन 15। 15 कैसे आएगी बच्चों? इसको जरा देखते हैं। नए सॉफ्टवेयर की डेप्रिसिएशन नहीं, पुराने सॉफ्टवेयर की डेप्रिसिएशन 12 नहीं है, और पुराने नए वाले की 3 आनी है। टोटल करेंगे तो कितनी बनेगी? 15। समझ आ गई बात है? ठीक हो गया। तो बोलो तो सही। ये 15 आ गई। और ये लाइसेंस की आपने डेप्रिसिएशन आगे निकाली हुई 0.75 निकाली हुई ना, ये देखें। और आखिरी रह गया था डेवलपमेंट एसेट, सॉरी, ये डेवलपमेंट एसेट था 0.75। और जो लाइसेंस था, लाइसेंस पे कैसे कि बच्चों डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है हमने? 15 लाइसेंस की कॉस्ट थी। कितनी थी? 15। और उन्होंने कहा था, किस तारीख से ये गवर्नमेंट की तरफ से रूल आया था? 1 जनवरी को आया कि आज से ऑनवर्ड 10 साल बाद हर बंदा रीन्यू करवाएगा। तो 1 जनवरी से फिर वो वाली बात चलेगी। तो 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक 6 महीनों की डेप्रिसिएशन बनती है। ऐसी है। तो बच्चों, क्या करेंगे जी? 15 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6/12, तो 0.75 ये आएगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन डेवलपमेंट एसेट 0.75, डेप्रिसिएशन ऑन लाइसेंस 0.75। समझ आ गई? तो क्लोजिंग बैलेंस निकला क्या बच्चों क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का? 60, 3, 0.75, 0.7। तो ऐसे ही है। अब नोट में बच्चों एक और काम भी किया करते थे। कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके कैरिंग अमाउंट निकाला करते थे। याद है कुछ कुछ? वो भी निकालेंगे। 200 में से 60 माइनस किया, 120 में से 3 माइनस किया, 15 में से 0.75, 30 में से 0.75। ठीक हो गया। फिर बच्चों, ये कैरिंग अमाउंट निकालने के बाद 3 बातें और भी बताया करते थे। याद है? डेप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ और मेजरमेंट बेसिस। याद आ गया कुछ कुछ? फिर एक और भी वो होती थी बात, कि लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय। याद आ रहा कुछ कुछ? वो बात यहाँ पे नहीं लिखी, क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल है ही नहीं। अगर होता तो वो बात भी लिखते। फिर एक और बात भी लिखा करते थे, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट हैड देयर नो रिवैल्यूएशन मॉडल बीन यूज्ड। ऐसी है। तो वो बात भी यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल ही नहीं है। और ठीक है यदि तुम्हारा नोट यहीं पे खत्म हो जाएगा। नहीं समझ रही, नहीं समझ रही। और लिख लिया है?
सारा सवाल समझ आ गया बच्चों? कितने का सवाल आया था ये? 16 नंबर का सवाल आया था। अच्छा जी। अब उसके बाद बच्चों अगला कंसेप्ट है रीन्यूअल। क्या जी? रीन्यूअल ऑफ लाइसेंस। अच्छा जी। अब बच्चों आगे देखते हैं पीरियड ऑफ अमोर्टाइजेशन। Amortization intangible asset should begin from the date on which it becomes available for use, not from when the entity actually starts to use the asset. मतलब जिस दिन वो available for use है उस दिन से amortization शुरू हो जाएगी। Amortization should cease when the asset is de-recognized। मतलब जब आपने उसको साइड पे कर दिया, बेचा है या नहीं बेचा अलग बात है। जब आपने उसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया तो वो amortization रुक जाएगी। Amortization period should be the shorter of the asset's expected economic useful life and legal life। मतलब अगर किसी एसेट की लाइफ 10 साल है लेकिन लॉ कहता है भाई 8 साल से ज्यादा नहीं, तो फिर अब 10 साल पे नहीं करें। समझ लगी? अच्छा जी। लॉ कहता है 15 साल इस्तेमाल करो कोई टेंशन नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि यार 10 साल से ज्यादा इस्तेमाल करने का फायदा नहीं, तो फिर 10 साल। assumption where the asset has a limited legal life, the expected economic benefit useful life will be limited to the period of legal rights if this is short, unless वो कहता है अगर उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है और लीगल लाइफ 5 साल है तो किस पे आपने डिप्रिशिएट करना है? 5 पे करना है, 10 पे कभी नहीं जाना। अनलेस, अनलेस का मतलब क्या है कि आप 10 पे जा सकते हैं 5 होने के बावजूद। किस पे जा सकते हैं? 10 पे जा सकते हैं। वो एक्सेप्शन क्या आ रही है? द लीगल राइट्स आर रीन्यूएबल बाय द एंटिटी। वो लीगल राइट्स रीन्यू हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एंड देर इज एविडेंस टू सजेस्ट दैट द राइट विल बी रीन्यूड। और कंपनी की नीयत भी है कि उसको रीन्यू करवाना चाहती है। एंड द कॉस्ट ऑफ रीन्यूअल आर नॉट सिग्निफिकेंट। और रीन्यूअल की फीस बहुत कम है। 3 बातें आपने देखनी है, तो 5 की बजाय 10 पे शिफ्ट हो सकते हैं। वो 3 बातें क्या क्या है? 3 बातें क्या है जी? 1 2 3। ये दसो तो सही। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो सर। पहली बात क्या है? क्या मतलब रीन्यूएबल? हाँ, 200 200 शाबाश शाबाश। बोलोगे तो दिमाग में बात बैठेगी, नहीं बोलोगे तो नहीं बैठेगी। 3 बातें हैं आपके सामने लिखी हुई हैं, अंग्रेजी है, पश्तो नहीं है, चाइनीज नहीं है। हाँ जी।
वो तीन गल्लां ने दसो तो सही। अरे दो गल्लां ही हैं, तीसरी तीन होगी, दोबारा काउंट करा। पहली, दूसरी रीन्यूएबल हो सकता है, अच्छा तीसरी चलो जो भी है समझ आ गई, अल्लाह के समझ आनी पुत्र। फिर वही गल है, समझाते मैं सब तो पहले मैं समझाया हूं, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सब सुनना चाह रहा ਤੁਹਾਨੂੰ जो समझ आया सही आया कि नहीं आया, बस ठीक है, टेंशन का दी। फिर भी वो पहले मैं ही तो समझाया ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਲੈਣਾ ਲਾਲ ਲਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। रीन्यूएबल राइट्स, एस लिमिटेड परचेज ए 5 ईयर फिशिंग लाइसेंस फॉर 1 लाख रुपया। लाइसेंस लिया कितने का? द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रीन्यू द लाइसेंस एट द एंड ऑफ 5 ईयर पीरियड फॉर फर्दर 5 ईयर। कितने साल की लाइसेंस है? लेकिन कंपनी की नीयत क्या है? मजीद क्या करवाएगी वो? रीन्यू कराएगी। द गवर्नमेंट हैज इंडिकेटेड दैट दे विल री ग्रांट द लाइसेंस टू, ये कौन सी कंडीशन है? ये ऊपर वाली 3 वाली बातों में से कौन सी बात है ये वाली? पहले वाली बात कौन सी वाली बात है? कोई ना कोई तो है, ये नहीं पता केड़े वाली बस है। अच्छा जी, डिस्कस द नंबर ऑफ ईयर्स ओवर विच द लाइसेंस शुड बी अमोर्टाइज अज्यूमिंग दैट द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द रीन्यूअल इज 100 रुपया, 99,000 रुपया। हाँ जी, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, शाबाश। हाँ जी, याद रखो 2 बातें तो वहां पे पूरी हो रही हैं ऊपर, तीसरी बात का मसला है। और यहाँ पे एंड लिखा हुआ है और एंड लिखा हुआ है, क्या मतलब है? तीनों बातें पूरी होना जरूरी है, 2 बातें पूरी हो इसके बावजूद अगर तीसरी पूरी नहीं है, अगर 100 रुपया हो तो फिर क्या करेंगे? फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए डिवाइड किस पे करेंगे? 5 पे कि 10 पे? क्यों? और अगर 99,000 है तो फिर 2 बातें तो ऑलरेडी पूरी हैं, लेकिन तीसरी बात नहीं पूरी हो रही। तीसरी बात क्या थी? कॉस्ट सिग्निफिकेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो सिग्निफिकेंट है, तो फिर किस पे डिवाइड करेंगे? 5 पे डिवाइड करेंगे। ये बात सुन लगी? रीन्यूएबल राइट्स इनसिग्निफिकेंट, 10 साल लाइफ लेंगे। रीन्यूएबल राइट्स सिग्निफिकेंट, तो लाइफ क्या लेंगे जी? 5 साल। तो आ गया जी। मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन वही है बच्चों जो आइए 16 में पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। एनुअल रिव्यू वही बात है कि आप जिस तरह से आइए 16 में देखा था कि हर साल दो बाद आप चेक करेंगे कि यार जो मेथड हम लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि रिड्यूसिंग लगना चाहिए था, स्ट्रेट लगा के बैठे हुए हैं। लाइफ 5 साल थी लेकिन 3 साल लेके बैठे हुए हैं, समझ लगिए। एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल पीरियड द फॉलोइंग शुड बी रिव्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट विद द फिनिट यूजफुल लाइफ। लेकिन कहता है कि ये वाली हरकत आपने करनी किसके साथ है? तो कोई और एसेट भी तो है, वो कौन से वाला? जिनकी यूजफुल लाइफ ना पता हो, तो ये काम उनके लिए नहीं है। बात बोलेगी क्या काम करना है जी? अमोर्टाइजेशन पीरियड, अमोर्टाइजेशन मेथड और रेजिडुअल वैल्यू, तीनों बातें हर साल के एंड पे चेक करनी है। किन एसेट्स के लिए? जिनकी लिमिटेड लाइफ है, और जिनकी लाइफ जो है वो इंडेफिनिट है, उनकी बात नहीं हो रही। इफ देर इज एनी चेंज इन एस्टिमेट द चेंज शैल बी ट्रीटेड एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एज पर IAS 8।
समझ आ गई बात। तो यहाँ से थोड़ा सा शक हो रहा है कि आई कैप IAS 38 में 8 मिक्स कर सकता है, जैसे कि उसने पिछले सवाल में किया भी है। इंटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ, जिनकी यूजफुल लाइफ इनडेफिनिट है। एंड इंटेंजिबल एसेट विद एन इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ इज नॉट अमोर्टाइज्ड, but NT is requiring to test such an asset for impairment by comparing its recoverable amount with its carrying amount annually। ये नहीं है कि आपने इंडिकेटर देखने हैं, इंडिकेटर है या नहीं है, दोनों सूरतों में हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट होगा। इनटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, जैसे डेवलपमेंट है। एन इनटेंजिबल एसेट दैट इज स्टिल नॉट अवेलेबल फॉर यूज इज नॉट अमोर्टाइज, डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं होनी, बट इट इज टेस्टेड एवरी ईयर फॉर इंपेयरमेंट इवन इफ देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। ठीक हो गया? समझ लगी बात है? Review of useful life assessment. The useful life of an intangible asset that is not being amortized shall be reviewed each period to determine whether events or circumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that, and if they do not, the change in useful life assessment from indefinite to finite shall be accounted for as a change in accounting estimate as per IAS 8। ये जो सवाल अभी हमने किया है कि गवर्नमेंट ने कहा था इंडेफिनिट टाइम के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन इस साल 1 जनवरी को गवर्नमेंट कह रही है कि भाईजान 10 साल। तो 1 जनवरी से माजी की पिछली डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे, 1 जनवरी के बाद वाली करेंगे। वो एस्टिमेट है, चेंज इन एस्टिमेट है, पॉलिसी नहीं है। क्योंकि अगर चेंज इन पॉलिसी होती तो पुराने सालों की भी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ती। समझ आ गई है? ये बात अभी अभी हमने क्वेश्चन में देख लिया ऑलरेडी। डिस्क्लोजर में क्या क्या आना बच्चों? प्रेजेंट कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट इन नॉन करंट एसेट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है नहीं, मतलब वो IAS 16 के बाद या IAS 38 आएगा। Scheduling notes to the financial statement just like tangible assets, if an intangible asset is revalued then same disclosure and IAS 16। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो वही सारी बातें करेंगे जो IAS 16 में की थी। अजम शुद्ध। लो जी, ज़ेब्रा लिमिटेड आ गया जी। पढ़ते हैं सवाल। ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2017 फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर मेड बाय ज़ेब्रा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017। ZL acquired a license for operating a TV channel for 86.3 million। कितने पैसे दिए? Out of which 50 million was paid immediately, इसी वक्त दे दिया। The balance amount is payable on 1 अप्रैल 19। हमने लाइसेंस कब लिया और बाकी पैसे कब देने हैं? तो बच्चों हमें टीवी का लाइसेंस कितने का पड़ा, जो हमने बैलेंस शीट में लिखना है। बैलेंस शीट में लाइसेंस हम 2017 में लिखेंगे कि 19 में जाके लिखेंगे? 17 में ही लिखेंगे। हमें लाइसेंस कितने का पड़ा? आवाज नहीं आई। खोदते हो? नहीं। एक बंदा आज टोटल पैसे लेके आए टीवी का लाइसेंस लेने के लिए, कि वो भी 86.3 पैसे देगा। और एक बंदा 50 आज दे रहा है, बाकी उसने 36 मिलियन उसने 2 साल बाद देने हैं। तो दूसरा बंदा इकट्ठे पैसे आज लेके आया, दोनों से 86 लेंगे, तो फिर लाइसेंस तो 86 का नहीं है ना। सोचो 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 सोचो। ये तो आपने उधार किया उनके साथ। क्या किया? उधार महीने 2 महीने का है। कितने का है? 2 साल का। तो 2 साल बाद वो आपसे पैसे लेंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो बंदा कैश लेके आया होगा उसको भी टीवी लाइसेंस 86 मिलियन का मिलेगा? सस्ता मिलेगा कि महंगा? इसका मतलब है टीवी लाइसेंस की कीमत तो कुछ और है, फिर 86 नहीं है। तो बैलेंस शीट में टीवी लाइसेंस 86 पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 86 में सूद भी है, और सूद टीवी की कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट वाला स्टैंडर्ड। क्या ये लाइसेंस क्वालिफाइंग एसेट है? जिस दिन लाइसेंस मिल गया उस दिन चला सकते हैं कि नहीं चला सकते? क्वालिफाइंग एसेट तो नहीं है। तो अगर ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो सूद उसमें कैसे चला गया? नहीं समझ लगी। तो बच्चों उसने नीचे आपको डिस्काउंट रेट भी दिया होगा। कितने परसेंट है? 10% डिस्काउंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या करना है, ट्राई करें जरा, शाबाश। मुझे आज बैलेंस शीट डेट में बताएं कि टीवी का लाइसेंस की फीस कितनी होनी चाहिए।
हाँ जी। आज अगर कोई बंदा कैश लेके जाए तो कितना कैश लेके जाएगा कि उसको लाइसेंस मिल जाएगा? हाँ जी, क्या आंसर आ तेरी? 80। कैसे? बच्चों देखो, 50 तो आप आज पे कर रहे हैं ना, वो तो प्रेजेंट वैल्यू है। बाकी जो 36.3 मिलियन आप पे कर रहे हैं ना, वो 2 साल बाद पे कर रहे हैं। कितने साल पीछे आएगा? 2 साल पीछे आएगा। तो जरा आंसर निकालें। 80। तो इसका मतलब है 6.3 मिलियन जो आप पे कर रहे हैं वो क्या है? वो इंटरेस्ट है। वो टीवी के लाइसेंस में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। तो समझ आ गई बात है? अच्छा जी। अब आगे चलते हैं बच्चों। ए मेगा सोशल मीडिया एंड प्रिंट मीडिया campaign was launched to promote the channel as a cost of 10 million। हाँ जी, ये 10 मिलियन का क्या करेंगे? क्या ये टीवी के लाइसेंस की कॉस्ट में शामिल होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। क्यों? क्योंकि ये मार्केटिंग एक्सपेंस है। ये टीवी का लाइसेंस का इससे कोई लेना देना नहीं है। द ट्रांसमिशन ऑफ चैनल स्टार्टेड ऑन 1 अगस्त 2017। डिप्रिसिएशन किस दिन से स्टार्ट होगी? डिप्रिसिएशन किस दिन से स्टार्ट होगी? 1 अप्रैल से कि 1 अगस्त से? आवाज नहीं आई। 1 अप्रैल से। क्यों? लाइसेंस आपको उस दिन मिल गया था, बात खत्म। अब आप चलाएं ही ना तो ये आपका मसला है। समझ आ गई बात है? द लाइसेंस इज वैलिड फॉर 5 ईयर्स। कितने साल के लिए मिला है? बट इज रीन्यूएबल एवरी 5 ईयर एट ए कॉस्ट ऑफ 35 मिलियन। 5 साल बाद रीन्यू करा सकते हैं, लेकिन कितने पैसे देने पड़ेंगे? पहली दफा पैसे ज्यादा है, बाद में पैसे कम है। बहरहाल, तो बच्चों अब 5 साल पे, अच्छा आगे पढ़ लेते थे। सिंस द रीन्यूअल कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट, द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू रीन्यू द लाइसेंस ओनली वंस एंड सेल इट एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स। हाँ जी। मैनेजमेंट क्या सोच रही है? तो 8 साल तक यूज वो कैसे कर सकती है? इस वक्त जो उसने परचेज किया कितने साल यूज हो सकता है? 8 साल पे तो जा ही नहीं सकता। तो 8 साल कैसे गया? रीन्यू करवा के वो मजीद 3 साल यूज करेगी, फिर बेचेगी। क्या ये बात समझ लगी? इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्टिव मार्केट, ये वाली बातें भी कहीं पढ़ी हमने, याद है कुछ कुछ? द मैनेजमेंट हैज एस्टिमेटेड दैट रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द लाइसेंस वुड बी 15 मिलियन एंड 20 मिलियन एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स एंड 8 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। 5 साल बाद कितनी वैल्यू होगी और 8 साल बाद? ये वैल्यू क्यों चाहिए है? अमोर्टाइजेशन के लिए। अब सवाल ये है कौन सी वैल्यू लेंगे, 15 मिलियन या 20 मिलियन? लाइफ कौन सी लेंगे, 5 साल या 8 साल? डेप्रिसिएशन आपने निकालनी है, शाबाश। 2017 में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे अगर आपका ईयर दो 31 नवंबर 2017? हाँ जी। क्या है जी?
अच्छा जी बच्चों, ये बात याद रखनी है आपने कि क्या रीन्यूअल कॉस्ट सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है। तो हम कहाँ पे जाएंगे, 8 पे के 5 पे। 5 पे डिवाइड करेंगे, 8 को यूज नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, रेजिडुअल वैल्यू 15 लेंगे कि 20 लेंगे। आवाज नहीं आई। कोई भी नहीं लेंगे, खोते हो। कोई भी नहीं लेंगे। क्या पढ़ा था कि रेजिडुअल वैल्यू विल ऑलवेज बी जीरो, याद है। दो सूरतों में जीरो नहीं होनी। दो सूरतें पड़ी थी कि 5 पड़ी थी। 3 पड़ी थी ना। हाँ, 3 सूरतें पड़ी थी। एक मिनट, एक मिनट। वो फ्यूचर में हमसे खरीद लेगा, ये एक कंडीशन है कि दूसरी है। एक है। दूसरी। ठीक है। ठीक, कितनी। दो ही थी। है। अक्टूबर में ये हालात हैं और मार्च में सब कुछ याद होगा। ठीक है जी बच्चों, तुम क्या करेंगे। पहली बात तो ये है कि 80 मिलियन उसकी फाइनल कॉस्ट है, माइनस जीरो। जीरो क्यों है, ये बात समझ आ गई। डिवाइड 5 पे क्यों किया, ये बात ही समझ आ गई। इंटू 9/12 क्यों किया। अप्रैल से काउंट करेंगे, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। तो डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 12 मिलियन। अगला पॉइंट, वो जो 6.3 मिलियन आप एक्स्ट्रा पे करें वो सूद है। क्या है। तो यकम अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक वो सूद भी तो पड़ेगा ना। और बोलो तो सही। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा तो सही। तो सूद कैसे पड़ेगा, आपका कर्जा सर पे कितना है, 30 मिलियन। सोचो जरा, 50 तो पे कर दिया था, 30 का कर्जा है, 10% रेट लगेगा, इंटू 9/12। तो 2.25 मिलियन का टोटल, वैसे 6.3 मिलियन का सूद है, लेकिन उसमें से 9 महीने का सूद निकालना है हमने। तो वो 2.25 मिलियन है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट के तौर पर जाएगा। ठीक है जी। 10 मिलियन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो सारी स्टोरी समझ आ रही है। कौन सा सवाल हो गया जी ये। पास ज़ेबरा हो गया। उसके बाद है जी एप्पल। काफी ऐसा हो गया, एप्पल नहीं देखा। खामोश। अब बच्चों, ये एप्पल लिमिट का सवाल है। इसमें भी क्या करना है। नोट कितने नंबर का आया था, 14 नंबर का है। सवाल पढ़ते हैं जी। एप्पल लिमिटेड इज इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2018। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू द ग्रुप्स इंटेंजिबल एसेट्स। अभी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल आपने नहीं पढ़ी, इसको छोड़ दो फिलहाल। है भाई। खामोश। चलो पढ़ाई देता हूँ, क्या याद करेंगे। अच्छा। अब बच्चे सिंपल, आपने कंसोलिडेशन तो हमने डिटेल में लदा से पढ़नी है, बस इसका कंसेप्ट समझ लें। एक कंपनी है जिसको आप बाय करने जा रहे हैं, उसके एसेट्स की वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मतलब वो एसेट अपने जाके मार्केट में बेचेगा ना, तो 100 मिलियन के सेल हो जाएंगे। फर्नीचर लदा बेच दे, एसी लदा बेच दे, बिल्डिंग लदा बेच दे, ठीक हो गई। इक्विपमेंट लदा बेच दे, प्लांट लदा बेच दे, हर एक चीज लदा लदा जाके बेचेगा ना, तो कितने पैसे मिलेंगे। हो सकता है उसके एसेट की कैरिंग वैल्यू 80 हो। कितनी हो, मतलब उसकी बैलेंस शीट में तमाम एसेट्स की कैरिंग वैल्यू क्या है, 80। लेकिन मार्केट में लदा लदा जाके बेचेगा तो कितने के सेल हो जाएंगे, 100।
और हम उसको पैसे देना चाहते हैं कि यार कुछ भी ना जेब बेच जाके साढ़े को 120 मिलियन लेना है। मतलब वो कहता असि तानू नहीं बेचना, बाहर जाके मार्केट ही बेच देंगे। तो उनको कितने पैसे मिलेंगे? 120 के 100, 100। तो हम उसको क्यों इतने पैसे दे रहे हैं फिर 120? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालांकि हम अगर इससे ना लें, डायरेक्टली ना लें, हम मार्केट में अपने बंदे खड़े कर दें कि जो भी है ना चीज़ा बेचन तुसी लै लेनी है, तो हमें उस सूरत में कितने पैसे देने पड़ेंगे? 100 मिलियन। लेकिन हम कह रहे हैं यार खज्जल खुआरी है, तो ये चीज़ा चुक के लेके जाएगा मार्केट में जाके रेट लवाएगा, फिर तेनों चीज़ा मतलब चुक के मार्केट लेके जाएंगे, टुट भज जाएंगे, फिर असी वो मार्केट तो वापस लेके आवांगे, मजीद टुट भज जाएंगे, तो की फायदा? समझ लगी? तो लिहाजा हमसे क्या करो, 120 मिलियन कैश पकड़ो, साइड पे उठो, जो चीजें जहां पड़ी वहीं पे पड़ी जाने। तो हम उसको 20 मिलियन एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो वो क्या फर्नीचर का पे कर रहे हैं, इक्विपमेंट का पे कर रहे हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो क्या चीज है? वो गुडविल है, वो उसके नाम की वैल्यू है। उसमें किसी प्लांट की वैल्यू, किसी फर्नीचर की वैल्यू, किसी बिल्डिंग की वैल्यू अलग से नहीं है, क्योंकि सबकी जो वैल्यू बनती है वो हम दे चुके हैं। वो 100 मिलियन बनती है, ऐसी है ना। अगर बिल्डिंग को मार्केट में जाके बेचे, फर्नीचर को मार्केट में जाके बेचे, हर किसी की मार्केट वैल्यू की हमने पेमेंट कर दी, उसके बावजूद हम एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। तो एक्स्ट्रा पैसे किस चीज के हैं? गुडविल के। अब हम पॉइंट ये है कि हमने कैश पे किया 120, तो हम तो एंट्री कैश की 120 ही करेंगे ना, क्योंकि हमने तो 120 दिया। कैश डेबिट 120 से, कैश क्रेडिट 120 से, तो डेबिट क्या करेंगे? हाँ जी, डेबिट क्या क्या करेंगे? एसेट कितने से करेंगे? तो तमाम एसेट्स हमारे लिए 100 से, 20 का फर्क आ गया। तो वो जो गुडविल जो है वो डेबिट करेंगे 20 मिलियन। नंबर वन। अच्छा, हो सकता है कि वो कहे भाईजान कि ये जो 100 मिलियन के जो एसेट है ना, उसमें 10 मिलियन का ब्रांड भी है। क्या है? ब्रांड। लेकिन ये ब्रांड वो था जो वो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते थे। वो क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि उन्होंने डेवलप किया था, वो रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते। लेकिन हमारे साथ वो ब्लैकमेलिंग हमें कर सकते हैं कि भाईजान साढ़े 10 मिलियन का तो कला ब्रांड है। अब हम उनसे ये नहीं बहस कर सकते कि IAS 38 के मुताबिक तो वो ब्रांड रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता, तुझे झूठ बोल दे साढ़े में। बात में लगी? तो कहेगा वो बैलेंस शीट में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि IAS 38 कहता था रिकॉर्ड नहीं करना, हमने नहीं किया। लेकिन भाई हमने पैसे तो लगाए, हम सिर्फ हमारे ब्रांड की वजह सिर्फ 10 मिलियन है। तो बच्चों फिर उस ब्रांड की अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो इसका मतलब है वो ब्रांड फिर अलग से हमें डेबिट करना पड़ेगा। अब हमें उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 130। कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो जब 130 देंगे बच्चों, तो कैश क्रेडिट कितने से होगा? 130 से। तो क्या गुडविल 30 की होगी? गुडविल 30 की नहीं है। अब ब्रांड आ गया बीच में, नहीं समझ रही? तो ब्रांड का कॉलम अलग बनना है, गुडविल का कॉलम। गुडविल और ब्रांड दोनों एक ही कॉलम में इकट्ठे नहीं होने, इसलिए अलग अलग रिकॉर्ड होंगे। तो वो ब्रांड जो वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, उसकी बैलेंस शीट में भी कहीं नजर नहीं आ रहा होगा। लेकिन हमें जब वो चीजें बेच रहा होगा तो हमें वो जतलाएगा कि मैंने ब्रांड भी तुम्हें दिया। तो फिर हम ये नहीं कह सकते चूंकि तुमने ब्रांड लिखा नहीं है तो गुडविल 30 की है। गुडविल 30 की नहीं है, क्योंकि गुडविल और ब्रांड दोनों सेपरेट हो किए जा सकते हैं। और समझ आ गई बात? ठीक हो गया जी? तो बच्चों, ये आपने बात याद रखनी है इस सारे सिनेरियो में। अब इसको जरा पढ़ते हैं सवाल को। एप्पल लिमिटेड इज इन द प्रोग्रेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2018। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू द ग्रुप इंटेंजिबल एसेट्स एज ऑन 30 जून 2017। रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ एएल्स लाइसेंस रीवैल्यूएशन सरप्लस वर्थ 450 मिलियन, 30 मिलियन। लो जी, रीवैल्यूएशन मॉडल आ गया। 450 क्या और 30 क्या है? अच्छा जी। अब पॉइंट नंबर 1 समझ आ गया सबको? ये ओपनिंग बैलेंस है। अब आगे चलते हैं। ऑन यकम जुलाई 2017, केएल अक्वायर्ड इंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ मैंगो लिमिटेड। एप्पल ने मैंगो को बाय कर लिया।
फॉर 1950 मिलियन। ये क्या है? 1950 क्या है? व्हाट इज 1950? इस सारे सिनेरियो में 1950 कहाँ पे फिट हो रहा है? कैश में फिट हो रहा है, मतलब ये पैसे दिए आपने। क्या दिए हैं? पैसे दिए। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, ये वही बात है जो मार्केट में जाके लग रहा था बेचे। अपेयरिंग इन एमएल्स बुक ऑन क्वेश्चन डेट आर गिवन बिलो। 200 मिलियन का सॉफ्टवेयर है और बाकी 1545 मिलियन के बाकी के वो प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग इक्विपमेंट, सारा कुछ। बात लगी है? अब जरा देखो बच्चों, इनको टोटल करें कितने पैसे बनते हैं, और हम पैसे कितने दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कितने दे रहे हैं? वो एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? वो गुडविल के पैसे। कितने पैसे हैं गुडविल के? 205 गुडविल। तो बच्चों सॉफ्टवेयर अलग रिकॉर्ड हो गए। देखो सॉफ्टवेयर के पैसे हमने अलग दिए और गुडविल के पैसे हमने अलग दिए। क्या उस गुडविल के अंदर सॉफ्टवेयर के पैसे हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर के पैसे तो हमने अलग दिए। तो सॉफ्टवेयर अलग रिकॉर्ड होगा और गुडविल अलग रिकॉर्ड होगा। समझ आ गई बात? In respect of acquisition of ML, following information is also available. Till acquisition date, ML had incurred research and development cost. हाँ जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 80 मिलियन ऑन प्रोडक्ट्स ABC। अब वो R&D भी कर रहे थे कुछ, क्योंकि हमने वो अक्वायर कर ली, तो R&D वो फिर हमें ट्रांसफर कर देंगे। तो ये फिर R&D क्या होगी? ये भी बैलेंस शीट में जाएगी। हालांकि चाहे इसमें से रिसर्च फेज 40 मिलियन की हो, डेवलपमेंट फेज 40 की हो, हमारे लिए टोटल एसेट है। याद आ रहा कुछ कुछ? ML had not recognized this as an asset। उसने रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट वाज मेट ऑन 1 जुलाई 2017। ये वो तरीका जिस दिन हमने बाय किया, तो उन्होंने 1 रुपया भी रिकॉर्ड नहीं किया था, सारा प्रॉफिट लॉस में ले गए। लेकिन अब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमने तो पेमेंट की है। समझ आएगी बात? ऑन दिस डेट AL estimated that fair value of research and development work on ABC was 95 मिलियन। अगर वो ये एसेट मार्केट में बेचता तो कितने का बेचता? तो हमें फिर ये कितने का पड़ा? हमें 80 का नहीं पड़ा, हमें भी 95 का पड़ा। क्यों? क्योंकि हम तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं ना उसको। तो चाहे उसने 80 लगाया है, अगर वो मार्केट में बेचा तो कितने का बेचता? तो हमारा सका भरा तो नहीं है ना कि हमें 95 की चीज 80 में देगा। हमसे वो कितने पैसे ले रहा होगा? हमसे भी 95 ले रहा होगा। देखो हम तो उसको उसकी औकात से ज्यादा पैसे दे रहे हैं, तो ये नहीं कि हमें डिस्काउंट दे रहा होगा। नहीं बात समझ आ रही? हमने उससे ये रिसर्च डेवलपमेंट कितने की ली होगी? 95 की ली होगी, 80 की नहीं ली होगी। हजम शुद्ध? अच्छा जी। ऑन एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ एमएल्स कस्टमर लिस्ट वाज असेस्ड एट। लो जी, एक और चीज भी वो बना रहा था, तो वो खुद रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता था? खुद बनाई है, लेकिन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब डेफिनेटली वो अन्ना थोड़ी है। वो कहेगा भाईजान तुम यह चीजें ले रहे हो ना, यह चीजें वो मार्केट च बेचे तो इन्हें दी सेल होनी है। क्या उसको पता है कि ये 20 मिलियन की चीज है? और बोलो तो सही, तो मार्केट में बेचेगा जाके तो कितने की सेल हो जाएगी? तो हम कहेंगे यार ना बेच, सानू दे दे, तेरी मेहरबानी, मुफ्त में। वो हमसे इसके भी 20 मिलियन ले रहा होगा। तो बात में रहेगी नहीं? ML incurred following expenditure on this project from 1 जुलाई 2017 till ABC's launching date 1 मई 2018। मार्केट रिसर्च। अच्छा जी, ये कौन सा प्रोजेक्ट है बच्चों? ये वही ऊपर वाला है जो 95 मिलियन का परचेज किया, क्योंकि ये भी ऊपर प्रोजेक्ट की बात ही हो रही थी ना। ABC, ठीक है जी। कैसे पता लगा जी? अच्छा जी, वो बाय करने के बाद हमने अपनी रिसर्च भी की। कितनी? क्या करेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस में? प्रोडक्ट डिजाइन। अब ये सारी बातें बच्चों वो आपको पैराग्राफ देखने पड़ेंगे। याद है? पैराग्राफ नंबर 56 और पैराग्राफ नंबर 59। याद करें, पढ़ाया था ना आपको। प्रोडक्ट डिजाइन,
कॉस्ट ऑफ पायलट प्लांट, रिफाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, ट्रेनिंग ऑफ प्रोडक्शन स्टाफ, टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट। हाँ जी, इनमें से कौन कौन सी कॉस्ट बैलेंस शीट में जाएगी और कौन कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी? हाँ जी, बोलो तो सही। ये आपने बच्चों आज घर जाके इसमें से देखना है कौन कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, 19 जुलाई 2017, फेयर वैल्यू ऑफ एल, एल कौन है? हम। ऑन कस्टमर लिस्ट वाज 35 मिलियन, इसका क्या करेंगे? हमारी अपनी भी कस्टमर लिस्ट है 35 मिलियन की, रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? अपनी कस्टमर लिस्ट रिकॉर्ड नहीं हो सकती, उसके वाली हो सकती है। अगला पॉइंट, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ ऑल इंटेंजिबल एसेट एक्सेप्ट गुडविल वाज 10 ईयर। ऑन 31 मार्च 2018 एमएल सोल्ड वन ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर फॉर, कितने सॉफ्टवेयर थे उसके पास? दो थे। हर एक सॉफ्टवेयर कितने का था? कितने का बेचा? फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? ग्रुप फॉलो द रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर लाइसेंस वेयर एज कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड फॉर अदर इंटेंजिबल। सिर्फ लाइसेंस का कॉलम जो है वो रिवैल्यूएशन पे है, बाकी कॉस्ट मॉडल में। एज ऑन 30 जून 2018 द फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस वाज असेस्ड एट 350 मिलियन। गुडविल ऑफ एमएल हैज बीन इंपेयर्ड बाय 20%। याद है ना, गुडविल जिसकी लाइफ नहीं है उसकी इंपेयरमेंट तो हो सकती है, मोटाइजेशन नहीं हो सकती। बनाना क्या है जी? नोट। कितने नंबर का आया था? तो ट्राई करनी है आपने, कर लोगे? चलो शाबाश।